19वीं शताब्दी में वेस्टर्न यूरोप में डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशंस की वजह से लोगों के मौलिक अधिकार यानी बुनियादी हुकूक मजबूत होते हैं, जिसका फायदा यहूदियों को भी मिलता है और वो थोड़ा पहले से अब आराम और चैन से वेस्टर्न यूरोप के कंट्रीज में रह सकते हैं। लेकिन ईस्टर्न यूरोप में जो इनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन होता रहा है वो और गहराता चला जाता है। रूस में एक कानून होता है कि यहूदी लोग रशियन एम्पायर के सबसे पश्चिमी इलाके में ही बस सकते हैं, जिसे वो पेल ऑफ सेटलमेंट का नाम देते थे। ये आज के लिथुआनिया, लैटविया, यूक्रेन वगैरह के इलाके और उससे सटता हुआ रूस का जो आज का इलाका है वो है। इसमें भी बहुत सारे शहरों में बसने की इन्हें इजाजत नहीं थी। ये छोटे मोटे कारीगरी जैसे जूता बनाना, लोहार का काम वगैरह किया करते थे और आमतौर पे गरीब थे। इस जुल्म और इस गुर्बत से बचने के लिए ये लोग यहां से बाहर निकलना शुरू करते हैं। सबसे ज्यादा अमेरिका जाते हैं, कुछ लोग साउथ अमेरिका जाते हैं और बाकी साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और बहुत कम लोग आज के पैलेस्टाइन के इलाके में आते हैं। यही गरीबी और यही जुल्म सबसे बड़ी वजह होती है ईस्टर्न यूरोप से ज्यूज के माइग्रेशन का पैलेस्टाइन में 1970 से लेकर 1920s तक। 19th सेंचुरी में यूरोप में एक दूसरा ट्रेंड भी उभरता है जिसे नेशनलिज्म कहते हैं। यानी जो भी कौमें एक भाषा बोलती थी और एक इलाके में रहती थी, उनकी ख्वाहिश होती थी हमारा एक मुल्क हो। इसी तहत 1870 में इटली बनता है, 1871 में जर्मनी बनता है और आज हम जिस शक्ल में फ्रांस को जानते हैं वो थर्ड रिपब्लिक की तरह 1870 में उभरता है। इसी से इन्फ्लुएंस होकर के कुछ पढ़े लिखे ज्यूज, जिनके लीडर थियोडोर हर्त्ज़ल नामक जर्नलिस्ट होते हैं, वो 1897 में वर्ल्ड ज़ायोनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, जिनका एम होता है कि वो भी एक ज्यूज के लिए इंडिपेंडेंट स्टेट पैलेस्टीन के इलाके में बनाएं। इसी पर्पस को पूरा करने के लिए 1901 में वो ज़ायोनिस्ट फंड भी बनाते हैं ताकि यूरोप के इलाकों से पैसा कलेक्ट करके पैलेस्टाइन में जमीन खरीदें और ज्यूज को वहां बसा सकें। लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशंस 1917 के बेल्फर डिक्लेरेशन के पहले बहुत बड़ा रोल नहीं अदा करती हैं। उसके पहले जो भी माइग्रेशंस होते हैं वो मेनली जुल्म और गरीबी से बचने के लिए होते हैं, और जो पैलेस्टाइन जाते हैं लोग, उनकी कहीं ना कहीं ख्वाहिश होती है कि हम अपने होली लैंड के करीब रहें। वर्ल्ड वॉर 1 के पहले के दशक में कुछ लोग रूस से इसलिए भी गए वहां ताकि कम्युनिस्ट स्टाइल का कॉमन फार्म्स बसा सकें, लेकिन किसी की ख्वाहिश यही नहीं थी कि एक ज्यूज का नेशनल स्टेट बनाएंगे। अब बेल्फर डिक्लेरेशन क्या है? बेल्फर डिक्लेरेशन एक लेटर था जो यूके के फॉरेन सेक्रेटरी ने उस जमाने के दुनिया के सबसे रईसों में से जो कि ज्यू थे, रॉथस्चाइल्ड, उसको लिखा और यह वादा किया कि फिलिस्तीन के एरिया में अरबों के इंटरेस्ट को बिना नुकसान पहुंचाए हुए ज्यूज के लिए एक नेशन स्टेट हम देंगे, लेकिन इसके बदले में हमें वर्ल्ड वॉर में यहूदियों का आम सपोर्ट चाहिए। लेकिन ये जो डिक्लेरेशन था, ये जो वादा था, वो यूके ने जो अरबों को वादा किया था उसके खिलाफ था। हुसैन मैकमोहन के करेस्पॉन्डेंस के तहत 1915-16 में यूके ने मक्का के अमीर हुसैन इब्न अली को यह वादा किया कि सीरिया से लेकर के अरबी पेनिनसुला तक एक यूनाइटेड अरब स्टेट्स बनाएंगे। सिर्फ बेल्फर डिक्लेरेशन ही इस वादे के खिलाफ नहीं था। 1916 में इंग्लैंड ने फ्रांस के साथ भी एक एग्रीमेंट किया जिसे साइक्स पीको एग्रीमेंट कहते हैं, और इस एग्रीमेंट के तहत अरेबियन पेनिनसुला के
उत्तर के इलाके में जो अरब का इलाका था, उसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जब ऑटोमन एम्पायर हार जाएगा तो एक एरिया फ्रांस को दे दिया जाएगा, उत्तर वाला, जिसमें सीरिया, तुर्की और लेबनान का उत्तरी इलाका था, और दक्षिणी इलाका जो कि इराक, जॉर्डन और इजराइल के आसपास का है, वो इंग्लैंड को दे दिया जाएगा। इससे अरब और यूके के रिलेशंस खराब हुए, अरबी नेशनलिज्म और जोर पकड़ा। अब सिर्फ अरब नेशनलिज्म ही नहीं बढ़ता है, बल्कि बेल्फर डिक्लेरेशन और ज्यूज के बढ़ते इमिग्रेशन की वजह से जो इजराइल पैलेस्टाइन के इलाके में अरब्स रह रहे होते हैं और जिनका हिस्सा पुराने कोस्टल और तटीय इलाके में रह रहे फिलिस्तीन भी अब हो जाते हैं, इन सब में एक नेशनलिज्म की भावना जागती है। इन्हें लगता है कि कम से कम 1500 साल से तो हम यहां लगातार रह रहे हैं, तो ज्यूज को क्यों नेशन स्टेट मिलना चाहिए? नेशन स्टेट तो हमें मिलना चाहिए। इस ज्यूज के प्रति एंटागोनिज्म की एक और वजह होती है कि जो ज्यूज सेटलर जमीन खरीदे होते हैं वो एब्सेंटी लैंडलॉर्ड से खरीदते हैं, दूर बैठे जमींदारों से जमीन खरीदते हैं, जिससे जो किसान जमीन पर खेती कर रहा होता है वो अपने खेत से हाथ धो बैठता है, और जो नए ज्यूज सेटलर्स होते हैं वो ना तो रेंट पे जमीन इन्हें देते हैं और ना ही बेचते हैं इन्हें जमीन। इससे उनके रोजी रोटी पे डायरेक्टली असर पड़ता है और एक कंपीटिंग नेशनलिज्म की भावना और ज्यादा तेज हो जाती है। इस नाराजगी को समझते हुए यूके जॉर्डन नदी के ईस्ट में ट्रांस जॉर्डानिया का इलाका मक्का के हाशमी किंग्स को एक अरब स्टेट बनाने के लिए दे देता है, और साथ साथ इजराइल पैलेस्टाइन के इलाके में ज्यूज के माइग्रेशन के लिए कोटा सिस्टम लगा देता है, जिस कोटे से ज्यादा ज्यूज माइग्रेट नहीं कर सकते हैं। सिर्फ वो ज्यूज जो कि 1000 पाउंड से ज्यादा, यानी आज के कीमतों पर 1 लाख पाउंड से ज्यादा, हिंदुस्तानी रुपए का 1 करोड़ रुपए से ज्यादा दे पाएंगे, वो इस कोटा के बाहर वहां आ सकते हैं। इन सब मजबूरियों के बावजूद 1919 से 1923 तक 40,000 ज्यूज ईस्टर्न यूरोप से आते हैं, और 1924 से 1928 तक 80,000 ज्यूज आते हैं। इस तेजी की सबसे बड़ी वजह होती है ईस्टर्न यूरोप में यहूदियों पर जुल्म का बढ़ना। 1917 के रशियन कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन के बाद जो सिविल वॉर हुआ, उसमें सिर्फ यूक्रेन में यहूदियों के खिलाफ 1000 से ऊपर पोग्राम यानी कत्लेआम हुआ, जिसमें 1 लाख से ज्यादा यहूदी मारे गए। तो भागना वहां से तो लाजमी है, और सबसे ज्यादा यूएस में गए, यहां तो कम ही आए। 1924 के बाद और थोड़ा ज्यादा तेज इसलिए हो जाता है क्योंकि यूएस में भी एक इमिग्रेशन एक्ट आता है जो ईस्टर्न यूरोप से भागते ज्यूज के माइग्रेशन को कंट्रोल करता है। तो उसका कुछ हिस्सा फिर पैलेस्टाइन में आ जाता है। 1930 का दशक यूरोप में यहूदियों के लिए और खराब साबित हुआ। अभी तो ईस्टर्न यूरोप में उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन हो ही रहा था कि जर्मनी में हिटलर की एंटीसेमिटिक पॉलिसीज से जो ज्यूज वहां पिछले कुछ दशकों में शांति से रह रहे थे वो भागना शुरू हुए, और 1929 से 38 तक पैलेस्टाइन में लगभग 2.5 से 3 लाख ज्यूज आए। इसका रिपरकशन पैलेस्टाइन में हुआ। अरब और ज्यूज के बीच में टेंशन बढ़ा और अरब ने यूके के खिलाफ अपना एक आजाद देश के लिए रिवोल्ट छेड़ दिया। इसके सॉल्यूशन के तौर पे यूके ने पील कमीशन द्वारा 2 स्टेट सॉल्यूशन पहली बार प्रपोज किया। यहूदियों के लिए आज के इजराइल का जो सबसे उत्तरी इलाका है, गैलीली का इलाका, और उत्तर का तटीय इलाका यानी शैरन का कोस्ट,
वो प्रपोज किया बाकी अरबों के लिए। लेकिन चूंकि अरब तो यहाँ हजारों साल से रहते आ रहे थे, तो उन्हें लगा कि ये तो हमारी ही पूरी जमीन है, उन्हें ये चीज मान्य नहीं था। इस टू स्टेट सॉल्यूशन को रद्द कर दिया जाता है और 1939 के व्हाइट पेपर द्वारा ये प्रपोज किया जाता है कि अब से कोटा सिस्टम को और स्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा और इसे अरब गवर्नमेंट तय करेगी। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जमाना आता है। हिटलर द्वारा कंट्रोल्ड एरियाज में 80 से 90% ज्यूज को खत्म कर दिया जाता है। बाकी के भी ईस्टर्न यूरोप में जो हिटलर के कंट्रोल में आता है 70% ज्यूज को खत्म कर दिया जाता है। इससे इंटरनेशनल सिंपैथी ज्यूज के फेवर में होती है और यूएन के यूएन 181 रेजोल्यूशन के तहत आज के इजराइल पैलेस्टाइन में टू स्टेट पार्टीशन प्लान तैयार किया जाता है 1947 के नवंबर में। इस वक्त पैलेस्टाइन इजराइल के इलाके की आबादी लगभग 18 लाख होती है। इसमें 2/3 अरब होते हैं, 1/3 ज्यूज होते हैं। लेकिन इस पूरे इलाके की एरिया का सिर्फ 7% ज्यूज के पास होता है, 93% अरब के पास होता है। लेकिन पार्टीशन प्लान जो बनाया जाता है उसमें प्रिंसिपल यह नहीं होता है कि ज्यूज मेजॉरिटी एरिया ज्यूइश स्टेट में कन्वर्ट किया जाएगा, अरब मेजॉरिटी एरिया अरब स्टेट में, बल्कि जहां भी थोड़ा पॉपुलेशन ज्यूज का सब्सटेंशियल है वहां पे ज्यूइश स्टेट होगा, बाकी में अरब स्टेट होगा। इसका नतीजा यह होता है कि 56% एरिया इजराइल के हिस्से में जाता है, 43% अरब्स के हिस्से में आता है यानी पैलेस्टाइन के हिस्से में, और 1% इंटरनेशनल टेरिटरी जेरूसलम और बेथलेहम का रहता है। इससे यह होता है कि पैलेस्टाइन की लगभग पूरी आबादी अरब होती है, लेकिन इजराइल में एक सब्सटेंशियल अरब माइनॉरिटी रहती है। 45% पॉपुलेशन लगभग अरब होता है, जो कि लगभग 4 लाख के आसपास होता है। अरब्स को यह पार्टीशन प्लान एक्सेप्टेबल नहीं था और यहूदियों को अपना देश चाहिए था। इस वजह से सिविल वॉर छिड़ गया। यहूदी जिनकी यादों में उनके ऊपर ढाए गए जुल्म अभी ताजा ही थे, उन्हें लगा कि फिर से हमारे वजूद के ऊपर बनाया है, वो जी जान से लड़े। इजराइल में रह रहे 4 लाख में से 3 लाख से ज्यादा पैलेस्टीनियन अरब्स को वहां से भागना पड़ा। नोटेबल बात यह है कि इस वक्त आसपास के अरब्स ने इजराइल में रह रहे पैलेस्टीनियन अरब्स को मदद नहीं की। ये इंसिडेंट और ऐसे बहुत सारे दूसरे इंसिडेंट और बहुत सारे दूसरे वजह बताते हैं कि धर्म किसी स्टेट का साउंड बेसिस नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक आम अरब्स मरते रहे और भागते रहे, किसी अरब्स ने सपोर्ट नहीं किया। लेकिन मई 14, 1948 को इजराइल ने जब अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया और जब आसपास के अरब स्टेट्स को लगा कि उनका वजूद खतरे में आ सकता है, कि यूके अपने कोलोनियलिज्म को इजराइल स्टेट के थ्रू परपेचुएट करना चाहता है, तब इजिप्ट, ट्रांसजॉर्डन, सीरिया, लेबनान और इराक ने इजराइल में धावा बोल दिया। इजराइल को यह बात पता थी कि ना तो सिर्फ उन्हें पैलेस्टीनियन अरब्स के अगेंस्ट डिफेंड करना पड़ेगा, बल्कि दूसरे अरब स्टेट्स के अगेंस्ट भी डिफेंड करना पड़ेगा। वो 1946 से बड़ी मात्रा में और यूके और यूएस के छिपे हुए सपोर्ट के थ्रू आर्म्स इंपोर्ट कर रहा था। उसने ना सिर्फ टक्कर दी, बल्कि 9 महीने चले इस वॉर में, इस युद्ध विराम, नए पार्टीशन प्लान्स के सिलसिले के बाद जब यह युद्ध खत्म हुआ, तो ना सिर्फ इजराइल के कब्जे में यूएन पार्टीशन प्लान के द्वारा दिया गया इजराइल था, बल्कि पैलेस्टीन का आधा से ज्यादा हिस्सा भी था। इस युद्ध विराम के वक्त जब सीज फायर लाइन ड्रॉ की गई, तो इजराइल के कब्जे में पैलेस्टीन का सेंट्रल और नॉर्थ गैलिली था, जफ्फा एनक्लेव, नेगेव डेजर्ट का कुछ हिस्सा और टेल अवीव से जो लाइन जेरूसलम तक जाती थी, उस इलाके का वेस्ट बैंक।
ट्रांस जॉर्डन के कंट्रोल में जो बचा हुआ वेस्ट बैंक वो था, और इजिप्ट के कंट्रोल में गाजा स्ट्रिप था। पैलेस्टीनियन अरब्स के लिए ये वॉर डिजास्टर साबित होता है, क्योंकि लगभग 7 लाख पैलेस्टीनियन अरब्स को इजराइल और इजराइल के कब्जा किए हुए इलाकों से वेस्ट बैंक और आसपास के अरब मुल्कों में रिफ्यूजी बनकर रहना होता है। उनके शहरों और बस्तियों को तोड़ा और ख़त्म किया जाता है, और अगले 3 साल में इजराइल में बाहर से 7 लाख ज्यूज लगभग आकर बसते हैं। अगला फेज आता है 1956 में, जब इजिप्ट सुएज कनाल को नेशनलाइज करता है। इसके बाद ब्रिटेन और फ्रांस सुएज कनाल को कब्जा करने और गमाल नासिर के सरकार को गिराने के लिए प्रोटोकॉल ऑफ सिवर्स के तहत इजराइल के साथ साजिश करता है इजिप्ट पर हमले की, जहां इजराइल को स्ट्रेट ऑफ तीरान, जो कि इजराइल के दक्षिणी भाग को समुद्री रास्ते से जोड़ता है और जिसे इजिप्ट ने बंद कर दिया होता है, उसे छोड़ाने के बहाने हमला करना होता है। वहीं इजिप्ट और फ्रांस को इस जंग को छुड़ाने के लिए अपनी फौजें उतारनी होती हैं। इजराइल ने साइनाई में अटैक भी किया, लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर के अंडर में इसे वापस आना पड़ा। इसके बाद यूएन इमरजेंसी फोर्स को साइनाई में बहाल कर दिया गया, लेकिन अरब स्टेट्स और इजराइल में टेंशन जो का तो बना रहा। और जब 1967 में इजराइल और सीरिया के बीच डिमिलिटराइज जोन में इजराइल के इंक्रोचमेंट को लेकर इल्जाम लगाया गया और इजराइल और सीरिया के बीच एयरफोर्स में झड़प हुई, तो इजिप्ट ने फिर एक बार तीरान स्ट्रेट को ब्लॉक कर दिया। इजिप्ट को गलत इंफॉर्मेशन मिली यूएसएसआर से कि इंटरनेशनल साजिश है कि वापस अरब स्टेट्स पर अटैक किया जाएगा, इसलिए उन्होंने यूनाइटेड नेशंस इमरजेंसी फोर्स को वापस भेज दिया। तीरान स्ट्रेट के ब्लॉक किए जाने को इजराइल एक एक्ट ऑफ वॉर मानते हुए बड़ी तैयारी और तत्परता के साथ एक सरप्राइज अटैक में इजिप्ट के एयरफोर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। उसके बाद अपने लैंड फोर्सेस को यानी आर्मी को गाजा स्ट्रिप और इजिप्ट के साइनाई में अटैक करने के लिए आगे कर दिया। जॉर्डन ने इजिप्ट के एली की तरह एयरफोर्स से अटैक किया, और सीरिया तो पहले ही से था, लेकिन बड़ी आसानी से और लगभग एक तरफा तरीके से इजराइल ने तीनों देशों को हरा दिया। और इस वॉर के अंत तक इजराइल ने पैलेस्टीनियन गाजा, जो कि इजिप्ट के कंट्रोल में 1947 के बाद था, उसे और इजिप्ट के साइनाई को कैप्चर कर लिया था, और सीरिया के गोलान हाइट्स के लगभग 2/3 वेस्टर्न हिस्से को कब्जा कर लिया था। इस एक तरफे जीत से इजराइल के इंटरनेशनल स्टैंडिंग को काफी बूस्ट मिला और बहुत सारे दूसरे देशों ने इसे रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया। लेकिन इसके बाद इजिप्ट लगातार साइनाई को रिकवर करने के फिराक में लगा रहता था, और 1973 में यौम किप्पर के दिन, जिस दिन इजराइल की फौजें भी छुट्टी पे होती हैं, लगभग 1 लाख की फौज के साथ सुएज कनाल को क्रॉस करके साइनाई में अगले 3 दिन तक आगे बढ़ता चला गया। उधर से सीरिया भी गोलान हाइट्स के अंदर घुसती चली आई। इजराइल ने किसी तरह अपने फोर्सेस को मोबिलाइज किया और दोनों तरफ एडवांसेस को रोका और धीरे धीरे पीछे धकेलना शुरू कर दिया। लगभग 1 सप्ताह की लड़ाई के बाद बड़ी हेवी कैजुअल्टीज के साथ इजराइल की फौजें सुएज कनाल तक पहुंच गई और सुएज कनाल को क्रॉस करके सुएज के शहर के करीब तक पहुंच गई। इधर सीरिया में इजराइल की फौजें दमस्कस के करीब तक पहुंच रही थी। लेकिन 20 दिन की लड़ाई के बाद यूएनओ, यूएस और रशिया के इनिशिएटिव पर एक सीज फायर एग्रीमेंट साइन हुआ और सभी फोर्सेस अपनी वॉर के पहले की पोजीशंस पे चली गई। इस वॉर में यूएसएसआर ने सीरिया और इजिप्ट को और यूएसए ने इजराइल को पूरी तरह से आर्म्स से सपोर्ट किया। हालांकि इस वॉर में हार तो फिर एक बार सीरिया और इजिप्ट की हुई, लेकिन चूंकि मुकाबला बहुत टक्कर का था और दोनों साइड्स बहुत ज्यादा कैजुअल्टीज हुई थी, ये एक तरह से अरबियों को साइकोलॉजिकल एडवांटेज दे गया। और इसी का नतीजा यह हुआ कि 1978 में जब कैंप डेविड साइन किया गया,
तो इज़राइल ने कैंप डेविड एग्रीमेंट के तहत साइनाई को इजिप्ट को वापस कर दिया और इजिप्ट ने बदले में इज़राइल को एक मुल्क की तरह मान्यता प्राप्त की। 1978 के कैंप डेविड अकॉर्ड्स के बाद इजरायली और अरब रिश्तों में थोड़ी नरमी आई और पहली बार नॉर्वे की मध्यक्षता में इजरायली और पैलेस्टीनियन साइड्स में डायरेक्ट बातचीत शुरू हुई, जिसे ओस्लो पीस प्रोसेस के नाम से हम जानते हैं। पैलेस्टीनियन साइड से पीएलओ यानी पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन यासिर अरफात थे और इजरायली साइड से इजराइल के प्राइम मिनिस्टर yitzhak राबिन ने शुरुआत में 2 एग्रीमेंट साइन किए। इन एग्रीमेंट्स के तहत इजराइल ने माना कि पैलेस्टीन में अपनी एक सरकार होने का हक है। बदले में पैलेस्टीन ने माना कि इजराइल को एक मुल्क की तरह रहने का हक है, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को मुल्क की तरह अभी भी नहीं माना। लेकिन पूरा का पूरा पैलेस्टीन तो अभी इजराइल के कंट्रोल में था, तो पैलेस्टीनियन सरकार कहां होगी? क्या 1947 के यूएन पार्टीशन प्लान के तहत जो हिस्सा पैलेस्टीन को मिला था उसे पैलेस्टीन माना जाना था, या जो 1947-49 के वॉर के बाद पैलेस्टीन का हिस्सा अरबी कब्जे में था उसे माना जाना था, या यह भी शुरुआत से तय किया जाना था कि किन किन इलाकों में पैलेस्टीन की गवर्नमेंट होनी है? यूएन रेजोल्यूशन 242 और 338 के तहत 1967 के 6 डे वॉर में जो इजराइल ने पैलेस्टीन का हिस्सा कब्जा किया था उसे इलीगल माना गया। वो इसलिए क्योंकि इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से अगर कोई मुल्क दूसरे मुल्क पर हमला करता है और उसके टेरिटरी को कैप्चर कर लेता है तो वो इलीगल माना जाता है। इसलिए यूएनओ, यूरोपियन यूनियन और यूएस के अलावा पूरी दुनिया इन इलाकों को ऑक्युपाइड पैलेस्टीनियन टेरिटरी कहती है। लेकिन 1947-49 में जो अरब इजराइल कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जिसमें इजराइल ने पैलेस्टीन का आधा से ज्यादा हिस्सा कब्जा कर लिया, उस पर इंटरनेशनल कम्युनिटी खामोश है और उसे नेगोशिएशन के तहत तय किया जाना है। इसलिए ये जो अकॉर्ड्स हुए 1993 और 1995 में, उसमें कुछ मुद्दे ऐसे थे जिन्हें 5 साल के अंदर तय किया जाना था। उसमें पहला मुद्दा तो यही था कि बाउंड्री एग्जैक्टली क्या होनी थी इजराइल और पैलेस्टीन के बीच। दूसरा इससे रिलेटेड मुद्दा कि जेरूसलम का स्टेटस क्या होना है, क्या यह इंटरनेशनल टेरिटरी रहेगी या इस जेरूसलम वापस पैलेस्टीन को मिल जाएगा, या पूरा का पूरा इजराइल के हाथ में रहेगा, या कोई और। इसके अलावा एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि वेस्ट बैंक में बहुत सारे यहूदी सेटलर्स आकर के बस गए थे, तो क्या पैलेस्टीन आजाद होने के बाद इन सेटलर्स को वहां से निकाल दिया जाएगा या उन्हें वहां रहने दिया जाएगा? इस पर भी बातचीत होनी थी। और इससे भी बड़ा मुद्दा 1947 से 49 के अरब इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के बाद 7 लाख जो पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज हो गए थे, जिनकी तादाद अभी लगभग 60 लाख है, उनका फेट क्या होगा? क्या जो इजराइल से भागे थे उन्हें इजराइल में जाने का हक होगा, या उन्हें भी जो टेरिटरीज पैलेस्टाइन को मिलेगी उसमें ही रहना पड़ेगा? इन सब मुद्दों पे 5 साल के अंदर 1999 तक बातचीत तय हो जानी थी। अब सवाल यह उठता है कि जो पैलेस्टीनियंस को अपनी सरकार रखने का हक है उसको अमल में कैसे लाया जाए। इसके लिए वेस्ट बैंक को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। एरिया ए जो कि 18% है वेस्ट बैंक का, वो वेस्ट बैंक में पैलेस्टीनियन शहरों का है, और एरिया बी में जो पैलेस्टीनियन बस्तियां हैं उसको डाला जाता है, और ये लगभग 19% है वेस्ट बैंक का। बाकी एरिया लगभग 63% वो एरिया सी कहलाता है,
और वो पूरी तरह से इजरायली कब्जे में शुरुआत में रहना होता है। इन एग्रीमेंट्स के तहत शुरुआत में एरिया ए में पूरी तरह से पैलेस्टीनियन गवर्नमेंट होगी, यानी सिविल और सिक्योरिटी यानी पुलिस और मिलिट्री वगैरह सब पैलेस्टीन का होगा। एरिया बी यानी बस्तियों के इलाके में सिर्फ सिविल गवर्नमेंट होगा पैलेस्टाइन का। सिक्योरिटी यानी पुलिस और मिलिट्री इजराइल की रहेगी और एरिया सी पूरी तरह से इजराइल के कंट्रोल में रहेगा। धीरे धीरे पूरे एरिया को 5 साल के अंदर बाकी मुद्दों को हल करते हुए पैलेस्टीनियन कंट्रोल में दे देना था। लेकिन 1999 तक सिर्फ एरिया ए और एरिया बी पैलेस्टीन के कंट्रोल में रहा और बाकी कोई और मुद्दे भी नहीं रिजॉल्व हुए। इससे पैलेस्टीनियंस में काफी नाराजगी थी और ओस्लो अकॉर्ड ऐसा लग रहा था कि अब फेल हो जाएगा। इसी पीस प्रोसेस को वापस ट्रैक पे लाने के लिए यूएस के कैंप डेविड में मीटिंग होती है इजराइल प्राइम मिनिस्टर यहूद बराक और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के चेयरमैन यासिर अरफात के बीच बिल क्लिंटन के मध्यक्षता में 2000 ईस्वी में। लेकिन यह पीस प्रोसेस फेल हो जाता है। इसके कुछ ही दिनों बाद इजराइल के ऑपोजिशन पार्टी के लीडर एरियल शेरोन टेम्पल माउंट यानी हरम अल शरीफ विजिट करते हैं। पैलेस्टीनियंस जो कि पीस प्रोसेस के फेल होने से ऑलरेडी नाराज होते ही हैं, वो इस विजिट को एक तरह से इजरायली एग्रेशन मानते हैं और प्रोटेस्ट में सड़कों पे उतर जाते हैं। ये मास प्रोटेस्ट का शक्ल ले लेता है। इजरायली गवर्नमेंट पुलिस और मिलिट्री के साथ रिस्पॉन्ड करती है और वायलेंस काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इजरायली फौजें पैलेस्टीनियन शहरों में, जो कि एरिया ए के तहत पैलेस्टीनियन अथॉरिटीज के कंट्रोल में दे दिया गया होता है, वहां घुस जाती हैं। पैलेस्टीनियन की तरफ से, खासतौर पे गाजा की तरफ से रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं, सुसाइड बॉम्ब अटैक्स होते हैं और पथराव भी होता है। इस पूरे वायलेंस के सिलसिले में जब तक ये खत्म होता है तब तक 1000 इजरायलीज और 3000 पैलेस्टीनियंस मारे जाते हैं। इसी बीच यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश की मध्यक्षता में वापस पीस प्रोसेस को ट्रैक पे लाने की कोशिश की जाती है, जिसका नाम रोड मैप फॉर पीस दिया जाता है, यानी अमन का रास्ता। इसके तहत इजराइल और पैलेस्टीन को एक दूसरे को मुल्क की तरह रिकॉग्नाइज करना होता है। इसके अलावा दोनों के बीच में जो उलझे हुए मुद्दे होते हैं, यानी कि दोनों के बीच में बाउंड्रीज क्या होनी है, जेरूसलम का स्टेटस क्या होना है, ज्यूइश सेटलर्स और पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज के राइट्स क्या होने हैं, इसको 2005 तक रिजॉल्व करना होता है। हालांकि 2005 तक ये मुद्दे रिजॉल्व नहीं हुए, लेकिन इजिप्शियन शहर शर्म अल शेख में इजिप्ट, जॉर्डन, पैलेस्टाइन और इजराइल के बीच बातचीत होती है और वो इस एग्रीमेंट पर पहुंचते हैं कि दोनों तरफ से वायलेंस को ख़त्म किया जाए। ये जो इंतफादा था यानी पैलेस्टीनियन रिवोल्ट था, इसको ख़त्म किया जाए और इजराइल अपनी फौजों को पैलेस्टीनियन शहरों से वापस ले ले और रोड मैप फॉर पीस को अपने अंजाम तक जल्द से जल्द पहुंचा दे। इसके बाद इजरायली फौजें पैलेस्टीन से वापस चली जाती हैं। 1999 में जो स्टेटस रहता है वो वापस रिस्टोर हो जाता है, लेकिन जो बड़े मुद्दे हैं जो का तो रहते हैं। पैलेस्टीनियन अथॉरिटीज अभी भी 160 के ऊपर छोटे छोटे टुकड़े के ऊपर सरकार चलाती है। अब इसमें पानी कैसे सप्लाई किया जाए, बिजली कैसे सप्लाई किया जाए, सिक्योरिटी कैसे मेंटेन किया जाए, ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसके अलावा 60% से ज्यादा वेस्ट बैंक का एरिया सी है, जो कि पूरी तरह से इजरायली कंट्रोल में है। यहां पैलेस्टीनियंस जाकर बस भी नहीं सकते क्योंकि इजरायली अथॉरिटीज बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं उनको मुहैया ही नहीं करती हैं। इससे नाराजगी बढ़ती चली जाती है, संदेह एक दूसरे के बीच में और बढ़ता चला जाता है और यही मौके होते हैं हिंसात्मक झड़पों के। खैर, इसके बाद पैलेस्टाइन में इलेक्शन होता है जिसमें हमास जीतती है। 74 सीट हमास को आते हैं और 45 सीट फतह को आते हैं। लेकिन अगर हमास, जिसे इजराइल, यूएस, यूके और दूसरे कंट्रीज ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया होता है,
अगर वो अकेले सरकार बनाती तो पीस प्रोसेस जो था इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में वो तो खत्म हो जाता। इसलिए फतह और हमास दोनों मिलकर के सरकार बनाती है, जिसके प्रधानमंत्री हमास के इस्माइल हनिये होते हैं। लेकिन 2007 तक जाते जाते दोनों में इतना ज्यादा मतभेद बढ़ जाता है कि हिंसात्मक झड़पें होती हैं गाजा में एक दूसरे के बीच। और चूंकि हमास ऑलरेडी मिलिट्री टैक्टिक्स में ट्रेंड होता है, वो पूरे गाजा को कंट्रोल कर लेता है। इसके बाद एक तरह से पैलेस्टाइन दो मुल्कों की तरह से हमास द्वारा कंट्रोल्ड गाजा और फतह द्वारा कंट्रोल्ड ए और बी एरिया वेस्ट बैंक का इस तरह से एग्जिस्ट करती है। और इसके बाद सिलसिला शुरू होता है गाजा पे इजरायली एयर अटैक्स का और गाजा से रॉकेट लॉन्च किए जाने का, जिसे हम 2021 में भी देखें। 2008 में इजराइल गाजा के एक टनल पर हवाई हमला करता है, जिसके रिस्पांस में गाजा से हमास सैकड़ों रॉकेट लॉन्चर्स तेल अवीव, बीरशेबा वगैरह में लॉन्च करता है। इसके बाद इजराइल पूरी ताकत से हवाई हमला करता है और गाजा के पुलिस स्टेशंस, सरकारी मकान वगैरह जो सिविल एरियाज होते हैं उसको नुकसान पहुंचता है। और ये इंटरनेशनल लॉ में इलीगल है। और ये जो वायलेंस का सिलसिला है और तेज होता चला जाता है और दोनों तरफ जान माल का नुकसान होता है। इसी के साथ इंटरनेशनल प्रेशर पड़ता है और 3 सप्ताह के अंदर में इजराइल युद्ध विराम घोषित कर देता है। उसी के जस्ट बाद हमास भी युद्ध विराम कुछ कंडीशंस के साथ घोषित कर देता है। लेकिन यह सिलसिला थमता नहीं है। ये 2012 में, 2014 में और अभी फिर हम देख रहे हैं 2021 में शुरू हो गया है। खैर, शुरुआत चाहे टनल के तोड़े जाने से हो या फिलिस्तीनी के घर के तोड़े जाने से हो, लेकिन असल मुद्दा तो इन दोनों के बीच जो बहुत लंबा मतभेद है और बहुत सारे नहीं सुलझाए गए मुद्दे हैं वो है। तो ख्याल ये आता है कि इतने जानो माल के नुकसान के बाद और इतने कोशिशों के बावजूद कोई हल क्यों नहीं निकल पा रहा है, कोई एग्रीमेंट क्यों नहीं हो रहा है। मेरे ख्याल में इजराइल की तरफ से 2 बड़े मुद्दे हैं। पहला तो ये कि इतने पावरफुल होने के बावजूद उसको अपने वजूद को लेकर के एक जेन्युइन फियर है, क्योंकि हमास और कुछ अरबी देश, उनका स्टेटेड गोल है कि इजराइल को मुल्क की तरह नहीं मानना है, भले यहूदी वहां रह लें। इसके अलावा एक दूसरा बड़ा मुद्दा है इजराइल की तरफ से, जो इजरायली जायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जो जायनिस्ट लोग हैं, यानी जो एक्सट्रीम नेशनलिस्ट लोग हैं, उनके ख्याल में अगर वेस्ट बैंक को पैलेस्टीनियंस को दे दिया जाए तो जो याहवे का प्रॉमिस किया हुआ ओरिजिनल इजरायली इलाका है, यानी वेस्ट बैंक और उसके उत्तर का गैलिली और उससे सटता हुआ गोलान हाइट्स और जॉर्डन का पठारी इलाका, वो तो उनके हाथ से निकल जाएगा। दूसरी तरफ पैलेस्टीनियन और अरबी लोगों को शक है कि अगर इजराइल को स्टेट की तरह मान लिया जाए तो वो तो बस शुरुआत है, वो तो अपने ग्रेटर इजराइल के गोल को पाने के लिए और फैलता ही चला जाएगा। अरबी साइड का दूसरा एक मुद्दा यह है कि यूरोप में जुल्मों के बाद एक कांटा की तरह यहूदी स्टेट को वो अरबों में छोड़ गए। खैर, इन सब मसलों का हल है, लेकिन जो भी पीस प्रोसेस हो उसको जल्द अज जल्द 1-2 साल में ही खत्म किया जाना चाहिए। 5 ईयर प्लान में क्या होता है कि कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा है। खैर, हम तो सिर्फ अमन की ख्वाहिश ही रख सकते हैं। देखिए क्या आगे होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट टाइम।